Assalamu alaikum guys, welcome back to UFR Universe. Saifulla here again and welcome to your next video on Android data binding. और आज की डेटा बाइंडिंग की वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम अपना एक कस्टम ऑब्जर्वेबल क्रिएट कर सकते हैं और उस कस्टम ऑब्जर्वेबल को यूज़ करते हुए कैसे अपनी एक मॉडल क्लास को ऑब्जर्वेबल के अंदर कन्वर्ट करके अपने यूआई के ऊपर उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं ताकि जैसे ही हमारा वो मॉडल अपडेट हो तो यूआई ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट नोट आपको बता दूं कि इस वीडियो के अंदर जो मैं टेक्निक आपको बताऊंगा इसमें डेटा बाइंडिंग के अंदर हम कस्टम ऑब्जर्वेबल को क्रिएट करना भी सीखेंगे और ये भी सीखेंगे कि कैसे हम डेटा बाइंडिंग को अलॉन्ग विद दी एमवीवीएम जो आर्किटेक्चर है उसके साथ इसको यूज़ करते हैं। तो इस वीडियो में जो मैं टेक्निक जो अप्रोच आपको बताऊँगा वो आप प्रोफेशनल एप्लीकेशन के अंदर प्रोफेशनल डेवलपमेंट में यूज़ कर सकते हैं और यही आपको यूज़ करनी चाहिए। एक बेस्ट प्रैक्टिस आप कह सकते हैं वो मैं आपको बताऊँगा। और नेक्स्ट ये चीज़ है कि मैंने पीछे भी काफ़ी दफ़ा रिपीट किया, अब आपको याद हो चुका होगा ज़बानी, आई एम श्योर कि ये जो टेक्निक अब हम इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे हमने बेस ऑब्जर्वेबल क्लास को यूज़ करते हुए अपनी जो मॉडल क्लास है उसको एक्सटेंड करना है और ऑब्जर्वेबल बनाना है। तो ये टेक्निक हम जो है वो मोस्ट ऑफ द टाइम हम इस टेक्निक को यूज़ करेंगे जो मैंने पीछे आपको बताया, ऑब्जर्वेबल फील्ड्स या ऑब्जर्वेबल अरे लिस्ट या मैप या ऑब्जर्वेबल करेक्शन आप इनको कह लें। ये बहुत थोड़े ऐसे प्रैक्टिकल सिनेरियोज हैं जिनको ये आपकी डेवलपमेंट में कवर करेंगी। बाकी मोस्ट ऑफ द टाइम आपको जो इस वीडियो में हम अप्रोच देखेंगे कि कैसे हम अपनी एक मॉडल क्लास को यूज़ करते हुए एक कस्टम ऑब्जर्वेबल क्रिएट करते हैं, इस टेक्निक को आप यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले मैं ये करूँगा कि यहाँ पे जो पिछला कोड है वो मैं रिमूव कर दूंगा, यहाँ से मैप की प्रॉपर्टीज़ भी डिलीट कर दूंगा और यहाँ पे जो कोड है ये सारे का सारा भी रिमूव कर दूंगा और ऑन क्लिक से भी जो कोड है वो रिमूव कर दूंगा। और अगर मैं जाता हूँ अपने प्रोजेक्ट विंडो के ऊपर तो जो मेरे पास यहाँ पे ऑब्जर्वेबल पर्सन है सिर्फ इसको मैं यहाँ पे रहने दूंगा। जावा पर्सन और जो प्रिमिटिव ऑब्जर्वेबल पर्सन है इनको मैं यहाँ से डिलीट कर दूंगा क्योंकि अब इनकी मुझे ज़रूरत नहीं है। और आपने देखा कि जो हमारा मेन लेआउट है यहाँ पे हमें प्रिमिटिव ऑब्जर्वेबल के ऊपर एरर मिल रहा है क्योंकि इसको हम स्टिल यूज़ कर रहे हैं। तो इस एरर को बाद में ठीक कर लेते हैं। पहले मैं जाऊँगा अगेन मेन एक्टिविटी के ऊपर और बल्कि अपने प्रोजेक्ट विंडो के ऊपर जाऊँगा। तो अब मैंने ये करना है कि मैंने पहले अपनी एक पर्सन क्लास क्रिएट करनी है। तो अब चूँकि प्रोफेशनल अप्रोच हम फॉलो करेंगे तो मैं यहाँ पे एक पैकेज जो है वो क्रिएट कर लूँगा जिसको मैं मॉडल कह दूंगा और यहाँ पे कंट्रोल या कमांड एन से कार्टून फाइल क्रिएट कर लूँगा और मैं इसको सिंपल पर्सन कह दूंगा। अगर आप चाहें तो आप ऑब्जर्वेबल पर्सन भी कह सकते हैं, ये भी हमारे पास एक प्रैक्टिस है, लेकिन मैं सिर्फ इसको पर्सन कह दूंगा और ये मेरे पास क्लास होगी। इसको गिटहब के अंदर ऐड कर देता हूँ। तो पहले नंबर पे तो यह है कि मैं जाऊँगा ऑब्जर्वेबल पर्सन के ऊपर और यहाँ पे जो कंस्ट्रक्टर है इसको यहाँ से इसके पैरामीटर को कॉपी कर लूँगा क्योंकि मुझे सेम यही चीज़ यहाँ पे चाहिए। उसके बाद यही दो प्रॉपर्टीज़ जो मैंने यहाँ पे क्रिएट की हुई हैं वो मुझे यहाँ पे अब चाहिए। मेरे पास पहले नंबर पे नेम आएगा, इसकी टाइप मेरे पास आ जाएगी स्ट्रिंग और इसको पी नेम के साथ इनिशियलाइज करवा देंगे। नेक्स्ट एज आएगी, इसकी टाइप होगी इंटीजर और इसको पी एज के साथ इनिशियलाइज करवा देंगे। अगर आप चाहें तो आप इन एक्सप्लिसिट डेटा टाइप्स को जो है स्किप भी कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी हमने यहाँ पे डिफाइन की हुई है तो ये इन्फर हो जाएंगी। बहरहाल अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास ये है कि हमने जो हमारी नॉर्मल पर्सन क्लास है इसको ऑब्जर्वेबल बनाना है। तो ये काम हमने पीछे किया था यूजिंग ऑब्जर्वेबल इंटरफेस, लेकिन मैंने उस वीडियो के अंदर भी जब हमने इस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट किया था मैंने आपको बताया था कि बहुत थोड़े ऐसे प्रैक्टिकल सिनेरियोज होंगे जहाँ पे आपको डायरेक्टली इस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। अदरवाइज हमें डेटा बाइंडिंग की तरफ से क्लास मिलती है बेस ऑब्जर्वेबल, उसने पहले से ही इस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट किया होता है, हम डायरेक्टली इस इंटरफेस को खुद इम्प्लीमेंट नहीं करते। तो अब हम उस क्लास को यूज करेंगे तो मैं यहाँ पे एक्सटेंड कर लूंगा अपनी इस पर्सन क्लास को बेस ऑब्जर्वेबल से। तो पैकेज आप देख सकते हैं androidx.dataBinding और अगर मैं पहले यहाँ पे कंस्ट्रक्टर कॉल कर लूंगा तो आपने देखा अब कोई भी मजीद मुझे एरर या मेथड ओवरराइड नहीं करना पड़ेगा। अगर मैं इस क्लास के ऊपर जाता हूँ कमांड एंड कंट्रोल क्लिक से तो आपने देखा इसने पहले से ही इंप्लीमेंट किया हुआ है जो ऑब्जर्वेबल इंटरफेस है उसको, और जो लिसनर रजिस्ट्रेशन मैकेनिज्म है वो सारे का सारा इसने इंटरनली हैंडल किया हुआ है, हमें खुद कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे सिर्फ दो स्टेप्स होंगे और उसके अंदर हमारी ये वाली जो क्लास है इसकी प्रॉपर्टीज ऑब्जर्वेबल बन जाएंगी। फर्स्ट स्टेप तो डिफॉल्ट स्टेप है जो वो ये कि हर वो फील्ड, हर वो प्रॉपर्टी या हर वो वेरिएबल जिसको आपने ऑब्जर्वेबल बनाना है उसके पब्लिक गेटर को आप एक्सेस करेंगे और उसके ऊपर बाइंडेबल एनोटेशन यूज करेंगे। तो यहाँ पे भी ये काम होगा और यहाँ पे भी यही काम होगा। तो सिर्फ इतना काम करने की वजह से मैंने पिछले वीडियोस के अंदर भी एक्सप्लेन किया है कि हमारी जो बीआर क्लास है बाइंडिंग रिसोर्स क्लास उसके अंदर नेम और एज की प्रॉपर्टी के लिए रिसोर्स आईडीज जनरेट हो जाएंगी। तो नेक्स्ट स्टेप और लास्ट स्टेप ये है कि हर वो फील्ड जो हमारे पास बाइंडेबल है उसको हम सेटर को एक्सेस करेंगे। तो पहले जो फील्ड इक्वल्स वैल्यू हम यहाँ पे करेंगे, जो न्यू हमें हमारी वैल्यू है वो हम असाइन करेंगे। उसके बाद हमने ये करना है नोटिफाई प्रॉपर्टी चेंज का हमें एक मेथड मिल रहा है तो इसको हमने सिर्फ बी आर क्लास से वो वाली फील्ड, ये वो वाला जो ये आप कह सकते हैं आईडी एक्सेस करनी है जो अपडेट हुई है।
तो हमारे केस के अंदर नेम अपडेट हुआ है तो हम नेम को पास कर देंगे। अगर आप इसके ऊपर जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि एज और नेम हमें यहाँ पे दोनों क्लासेस जो हैं वो मिल रही हैं। तो मेरे केस के अंदर ये हुआ है कि जैसे मैंने अपनी फाइल्स यहाँ से डिलीट की हैं तो ऑटोमेटिकली डेटा बाइंडिंग ने इस फाइल को अपडेट कर दिया है। अगर ये आपके केस के अंदर अपडेट नहीं हुई तो फिर आप ये करें बिल्ड और रीबिल्ड करें अपने प्रोजेक्ट को, तो फिर ये आपके पास जो फाइल है वो अपडेट हो जाएगी। एक चीज़ नोट करें, रीबिल्ड के ऊपर आपको एरर मिलेगा, उसको फिल वक्त आप इग्नोर करेंगे क्योंकि एरर आपको लेआउट के इस क्लास की वजह से मिलेगा। हम यहाँ पे हमने इसको इंपोर्ट किया हुआ है लेकिन एक्चुअली ये क्लास डिलीट हो चुकी हुई है, तो इसको थोड़ी देर तक देख लेते हैं। तो इसको मैं क्लोज करता हूँ और इसके साथ आपको दूसरा मेथड जो मिलता है वो है नोटिफाई चेंज का। नोटिफाई प्रॉपर्टी चेंज, जो प्रॉपर्टी हम इसको पास करते हैं सिर्फ उसी के लिए डेटा बाइंडिंग को बताता है कि वो प्रॉपर्टी अपडेट हुई है। लेकिन अगर आपके ऑब्जेक्ट के अंदर सपोज करें 10 प्रॉपर्टीज़ और वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ आपने इकट्ठी अपडेट की हैं, तो आप यहाँ पे ये मेथड कॉल कर लेंगे जब नोटिफाई चेंज, तो इसका मतलब है कि सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ अपडेट हो चुकी हुई हैं। तो सपोज करें आप यहाँ पे नेम को अपडेट करते हैं और साथ एज को भी अपडेट करते हैं, लेकिन आप नोटिफिकेशन सिर्फ नेम के सेटर से सेंड करते हैं विद नोटिफाई चेंज मेथड, तो इस केस के अंदर आपको एज जो है वो ऑटोमेटिकली अपडेट होगी, क्योंकि रिगार्डलेस के न्यू एज की वैल्यू आपने सेट की है या नहीं की, डेटा बाइंडिंग को नोटिफाई चेंज के मेथड से ये पता चलता है कि किसी ऑब्जेक्ट की सारी प्रॉपर्टीज चेंज हो चुकी हुई हैं तो वो उनको अपडेट करती है। तो ये भी एक मेथड है, इसको हम यूज़ तो नहीं इस एग्जाम्पल में करेंगे, लेकिन मैंने सोचा आपको बता दूं, आपको पता होना चाहिए। और मैं यहाँ पे कन्फ्यूजन दूर करने के लिए या कोई प्रॉब्लम ना हो इससे बचने के लिए ये करूँगा कि जो ऑब्जर्वेबल पर्सन है इसके अंदर ये वाली जो प्रॉपर्टीज़ हैं इनको मैं यहाँ पे जो है इतना कोड है इसको मैं कमेंट कर दूंगा। ये मैंने इसलिए किया है कि यहाँ पे भी जो प्रॉपर्टी नेम है वो नेम है और एज है और सेम चीज़ यहाँ पे है, तो कोई कन्फ्यूजन आपके जहन में भी ना आए या हमारे पास कोई डेवलपमेंट में प्रॉब्लम ना आए। तो सिर्फ इतना काम करने की वजह से जो हमारी अब नेम की जो प्रॉपर्टी है वो ऑब्जर्वेबल भी हो चुकी है और वो अपडेट्स को नोटिफाई भी करेगी थ्रू डेटा बाइंडिंग। तो सेम जो सेटर है इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लूँ, सॉरी कट हो गया, कॉपी कर लूँगा और यहाँ पे पेस्ट करूँगा और यहाँ पे एज जो है वो आ जाएगी। तो जैसे ही हमारे पास नेम अपडेट होगा तो हमें नेम के केस के अंदर डेटा बाइंडिंग बता देगी कि नेम अपडेट हो चुका है और यूआई के ऊपर उसको अपडेट करेगी, और सेम चीज़ होगी एज के केस के अंदर। तो यहाँ पे जो कोड है उसको रिफैक्टर कर लेते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि इस पर्सन को हमने यूज़ करना है। तो पीछे तो मैंने ये किया था कि मैं डायरेक्टली मेन एक्टिविटी के अंदर पर्सन को यूज़ कर रहा था, लेकिन इस केस के अंदर मैं ये करूँगा कि मैं जाऊँगा अपने प्रोजेक्ट विंडो के ऊपर और यहाँ पे एक न्यू जो पैकेज है वो क्रिएट करूँगा और इसको मैं व्यू मॉडल कह दूँगा। अगर आपके पास मल्टीपल व्यू मॉडल्स हैं तो आप इस पैकेज को भी व्यू मॉडल्स कह सकते हैं, लेकिन मेरे पास एक ही व्यू मॉडल होगा इसलिए मैं इसको सिर्फ व्यू मॉडल बोलूँगा और मैं इसको कह दूँगा मेन व्यू मॉडल और ये मेरे पास क्लास होगी। ओके, अब यहाँ पे अगर आप चाहें तो आप मेन व्यू मॉडल को डायरेक्टली इसी तरीके से यूज़ कर सकते हैं और मेन एक्टिविटी के अंदर इसका जो ऑब्जेक्ट है इसकी प्रॉपर्टी है वो क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन मैं आप लोगों की कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग के लिए ये करूँगा कि अपने जो बिल्ड ग्रेडल फाइल है वहाँ पे जाता हूँ तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे जो सिर्फ व्यू मॉडल है इसकी डिपेंडेंसी पहले से ऐड की हुई है। तो मैं अपनी क्लास को जो व्यू मॉडल जो एंड्रॉइड की तरफ से मैं मिलता है उससे एक्सटेंड करूँगा। अगर आप चाहें तो अगेन आप इसको स्किप कर सकते हैं क्योंकि हम व्यू मॉडल के ऊपर काम नहीं करेंगे, हम काम करेंगे जो डेटा बाइंडिंग ऑब्जर्वेबल्स है उसके ऊपर। लेकिन ये एक हमारे पास MVVM आर्किटेक्चर है तो उसको फॉलो करते हुए आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जो पर्सन की जो प्रॉपर्टी है वो क्रिएट कर लूँगा और यहाँ पे डायरेक्टली इसी को इनिशियलाइज भी करवा लूँगा डायरेक्टली। तो यहाँ पे मैंने 2 वैल्यूज़ पास करनी है, अली फॉर दी नेम एंड 35 फॉर द एज। तो मेरे पास यहाँ पे व्यू मॉडल क्रिएट हो चुका हुआ है, पर्सन का ऑब्जेक्ट भी क्रिएट हो चुका हुआ है। अब सिंपली हमने मेन एक्टिविटी के अंदर व्यू मॉडल को एक्सेस करके पर्सन को बाइंड करवाना है यूआई के साथ। तो मैं मेन एक्टिविटी के ऊपर जाऊँगा और पहले नंबर पर तो यहाँ पे प्राइवेट लेट इनिट जो वेरिएबल है वो क्रिएट कर लूँगा। इसको मैं व्यू मॉडल कह दूँगा और इसकी जो टाइप है वो मैं डिफाइन कर दूँगा मेन व्यू मॉडल। और जैसे मैं यहाँ पे बाइंडिंग को इनिशियलाइज करवा रहा हूँ उसके बाद मैं व्यू मॉडल जो है इसको भी इनिशियलाइज करवाऊँगा। तो व्यू मॉडल प्रोवाइडर यहाँ पे ओनर आएगा दिस डॉट गेट को मैं कॉल करूँगा। तो जो मेन व्यू मॉडल क्लास है उसकी क्लास प्रॉपर्टी विद जावा एक्सटेंशन में पास कर दूँगा। तो अब यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन है, आप ये कर सकते हैं कि आप डायरेक्टली यूआई के ऊपर जो व्यू मॉडल है इसको बाइंड करवा दें। दूसरा ऑप्शन है कि आप सिर्फ पर्सन का जो ऑब्जेक्ट है इसको बाइंड करवाएं। तो मैं ये करूँगा कि मैं मेन एक्टिविटी के लेआउट के ऊपर जाऊँगा, ये वाला जो कोड है ये तो रिमूव हो जाएगा। यहाँ पे मेरे पास डेटा है तो इसको मैं यहाँ पे कह दूंगा मेन व्यू मॉडल। तो मोस्टली जो ये अगेन आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप चाहें तो आप सिर्फ पर्सन को भी बाइंड करवा सकते हैं, लेकिन मैं जो व्यू मॉडल है उसको बाइंड करवाना प्रेफर करता हूँ। तो यहाँ पे इसकी जो टाइप है वो भी मेन व्यू मॉडल में यहाँ पे यूज़ कर लूँगा, मेन व्यू मॉडल। तो अब अगर मैं नेम के केस के ऊपर जाता हूँ तो अब मुझे ये वाला जो कोड है सारे का सारा वो रिमूव हो जाएगा। सिंपली मैं यहाँ पे जो मेन व्यू मॉडल, आप सिर्फ व्यू मॉडल भी इसको कह सकते हैं, मैं उसको यहाँ पे यूज़ कर लूँगा, पर्सन मिल जाएगा डॉट नेम प्रॉपर्टी, तो वो मैं यहाँ पे एक्सेस कर लूँगा। इसी को मैं यहाँ पे कॉपी कर लूँगा
और अगर मैं जाता हूँ एज के केस के अंदर, तो अब मुझे यहाँ पे स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ की ज़रूरत है। तो ये वाला जो पैरेंथेसिस के अंदर वाला कोड है ये रिमूव करूँगा और यहाँ पे पेस्ट करूँगा मेन व्यू मॉडल डॉट पर्सन डॉट जो एज है वो हम यहाँ पे एक्सेस करेंगे। तो उसके साथ ही जो कोड है हमारा वो कंप्लीट हो चुका हुआ है। हमने अभी तक क्या किया कि हमने एक पर्सन क्लास क्रिएट किया है और इस पर्सन क्लास को अपनी बेस ऑब्जर्वेबल क्लास से एक्सटेंड किया जो हमें डेटा बाइंडिंग की तरफ से मिलती है। और फिर हमने जो अपनी फील्ड्स है नेम और एज, इन दोनों को हमने ऑब्जर्वेबल बनाया। फिर हमने ये किया कि व्यू मॉडल क्रिएट किया और इसके अंदर पर्सन की प्रॉपर्टी यूज़ किया और मेन एक्टिविटी के अंदर जो व्यू मॉडल है इसको डायरेक्टली यूआई के साथ बाइंड करवा दिया है। तो यहाँ पे अब मैं ये करूँगा कि इससे पहले मैं एप्लीकेशन को रन करूँ, पहले भी काफ़ी दफ़ा हम ये काम कर चुके हैं। मैं यहाँ पे जैसे ही बटन के ऊपर क्लिक करेंगे हम, तो मैं व्यू मॉडल डॉट पर्सन डॉट जो नेम है इसको मैं अपडेट करना चाह रहा हूँ, अली है तो मैं उस्मान कर दूंगा। इसी लाइन को डुप्लीकेट करूँगा और यहाँ पे अब जो एज है उसको सपोज करें हम 45 कर देते हैं, पहले वो 35 है। तो ये मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि हम कैसे जो अपनी ऑब्जर्वेबल क्लास है उसको यूज़ कर सकते हैं। और लास्ट और इम्पॉर्टेंट स्टेप मैंने मिस कर दिया है कि यहाँ पे मुझे बाइंडिंग डॉट जो मेन व्यू मॉडल है उसको बाइंड भी करवाना है, तो व्यू मॉडल। तो उसके साथ ही हमारा कोड कंप्लीट हो चुका हुआ है। अपनी एप्लीकेशन को रन करते हैं अपनी डिवाइस के ऊपर। तो ये है गाइस कि किस तरीके से हम अपनी कस्टम क्लास को मॉडल क्लास को कन्वर्ट करते हैं ऑब्जर्वेबल क्लास के अंदर। इसको हम कस्टम ऑब्जर्वेबल्स कहते हैं। तो आपने देखा कैसे हमने अपनी कस्टम क्लास को कन्वर्ट किया यूजिंग बेस ऑब्जर्वेबल क्लास। तो आप देख सकते हैं हमारी एप्लीकेशन रन हो रही है और जो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ हैं जो हमने यहाँ पे व्यू मॉडल के अंदर सेट की हुई हैं वो हमें यहाँ पे मिल रही हैं। और अगर मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे बटन के ऊपर, तो हमने देखा जैसे मैंने क्लिक किया तो मेन एक्टिविटी के ये वाला जो ऑन क्लिक का मेथड है ये एग्जीक्यूट हुआ और हमारा जो पर्सन था उसकी वैल्यूज़ अपडेट हुई। ऑटोमेटिकली यूआई भी हमारे पास जो है वो अपडेट हो चुकी हुई है। तो ये गाइस किस तरीके से हम अपनी एक कस्टम ऑब्जर्वेबल क्लास क्रिएट करते हैं और उसको ऑब्जर्व करते हैं यूजिंग एमवीवीएम आर्किटेक्चर एंड डेटा बाइंडिंग। और हमने देखा कि कितना आसान हो चुका है हमारा काम। जो हमने ऑब्जर्वेबल इंटरफेस के साथ क्रिएट किया था या इम्प्लीमेंट किया था, हमने लिसनर खुद क्रिएट किया और लिसनर के साथ नोटिफाई किया। अभी हमें कुछ भी खुद नहीं करना पड़ रहा, सिंपल 2 स्टेप हमने किए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 स्टेप्स हमने किए हैं। बाइंडेबल एनोटेशन यूज़ किया और नोटिफाई प्रॉपर्टी चेंज, एंड दैट्स इट। ऑटोमेटिकली सारी की सारी जो इंटरनल मैकेनिज्म था लिसनर क्रिएट करना, उसको अटैच करना, रिमूव करना, वो डेटा बाइंडिंग हमारे पास कर रही है। वीडियो एंड करने से पहले मैं एक मजीद आपको चीज़ बताना चाह रहा हूँ, वो ये कि हम इसी चीज़ को एक दूसरे एंगल से भी अगर आप सोचें तो आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। कैसे? सपोज कर लें जो हमारे पास यहाँ पे व्यू मॉडल है, यहाँ पे आप इस पर्सन को भी डायरेक्टली जो है वो ऑब्जर्वेबल बना सकते हैं। सपोज कर लें मैं यहाँ पे व्यू मॉडल को सिर्फ इस एग्जांपल के लिए आप लोगों को समझाने के लिए व्यू मॉडल को मैं यहाँ से जो है वो रिमूव करता हूँ और जो बेस ऑब्जर्वेबल है मैं डायरेक्टली इससे अगर एक्सटेंड कर लेता हूँ अपनी इस क्लास को, अपने इस व्यू मॉडल को, तो यहाँ पे जो गेटर है उसके ऊपर हम बाइंडेबल एनोटेशन को यूज़ कर लेंगे। और यहाँ पे जो अगर मैं सेटर को एक्सेस करता हूँ तो यहाँ पे मुझे जो मेथड है वो मिल जाएगा नोटिफाई प्रॉपर्टी चेंज का। तो br क्लास डॉट पर्सन मेरे पास अब आपने देखा प्रॉपर्टी नहीं आई, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बिल्ड और रीबिल्ड करना पड़ेगा प्रोजेक्ट, ताकि मेरी जो br क्लास है वो अपडेट हो जाए। तो इस पर्सन के लिए भी मेरे पास यहाँ पे प्रॉपर्टी या जो आईडी है वो जनरेट हो जाएगी। तो आप इस तरीके से ये जो वाली जो हमारे पास पर्सन क्लास है, आप पर्सन प्रॉपर्टी, आप इसको भी ऑब्जर्वेबल बना सकते हैं। तो एरर तो मुझे मिल रहा है, इसको टाइप की वजह से इसको इग्नोर कर दें। यहाँ पे आपने देखा पर्सन हमारे पास अवेलेबल हो चुकी है प्रॉपर्टी। तो अगर आप चाहें तो आप इस तरीके से भी इसको यूज़ कर सकते हैं इफ़ यू वांट, अगर आपका यूज़ के सिनेरियो इस तरह का है। अदरवाइज़ मैं इसको कपल ऑफ अंडर्स करके ओरिजिनल फॉर्म के ऊपर ले जाता हूँ। तो अदरवाइज़ हम जो मैंने आपको मेन अप्रोच बताई है किस तरीके से हम डेटा बाइंडिंग को लॉन्ग विद एमवीवीएम आर्किटेक्चर यूज़ करते हैं, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो आपने देखा अब नॉर्मली भी हमने ये काम इसी तरह करना था ना, सिर्फ ये फ़र्क था कि नॉर्मली हम अगर सपोज करिए हम एक्सेस कर रहे हैं अपने इस पर्सन क्लास को, पर्सन ऑब्जेक्ट को यूआई के ऊपर, तो हमें वो खुद अपडेट करना पड़ना था। लेकिन अब हम चूंकि इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं यूजिंग डेटा बाइंडिंग, और हमने यहाँ पे जो बेस ऑब्जर्वेबल क्लास है उसको भी या उससे एक्सटेंड की अपनी क्लास, तो ये अब ऑब्जर्वेबल क्लास और इसकी प्रॉपर्टीज ऑब्जर्वेबल हैं और ऑटोमेटिकली हमारे यूआई को अपडेट कर रही हैं। तो आई थिंक सो आपको सारी चीज़ों की समझ आ चुकी होगी। एक चीज़ मैं यहाँ पे फील कर रहा हूँ, मे बी आप इस वीडियो को देखने के बाद ये सोचें कि ये वीडियो इतनी ज़्यादा शायद इंपॉर्टेंट या इतनी ज़्यादा फंक्शनैलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं थे जितना ज़्यादा मैंने यहाँ रिपीट किया था। ये इसलिए आपको फील हो रहा है, अगर आप ऐसा फील कर रहे हैं तो ये इसलिए क्योंकि मैंने काफ़ी दफ़ा ये काम आपको पीछे भी करवाया हुआ है। तो आप ये समझ रहे हैं कि बार बार एक ही छोटा सा काम है जो हम मुख्तलिफ एंगल से कर रहे हैं, मुख्तलिफ तरीके से कर रहे हैं। अगेन रिपीट करता हूँ फॉर द लास्ट टाइम कि जो पिछली 2-3 वीडियोस के अंदर हमने काम किया था विद दी ऑब्जर्वेबल इंटरफेस, जो हमने इंप्लीमेंट किया, हमने ऑब्जर्वेबल फील्ड या प्रिमिटिव ऑब्जर्वेबल क्लासेस को यूज़ किया, उन फील्ड्स को यूज़ किया, और हमने लास्ट वीडियो में ऑब्जर्वेबल कलेक्शंस को यूज़ किया। अगेन मैं बता रहा हूँ वो बहुत थोड़े प्रैक्टिकल सिनेरियोस को कवर करती हैं और आपने देखा बहुत सिंपल और क्लीन कोड हमारा हो चुका हुआ है।
सिर्फ इस क्लास की वजह से। और काफ़ी ज़्यादा काम जो हमें खुद करना पड़ता है वो इस क्लास ने खुद किया हुआ है, सिर्फ हम एनोटेशन देते हैं और नोटिफाई करते हैं कि ये जो प्रॉपर्टी है वो चेंज हो चुकी हुई है, दैट्स इट। आगे हम नॉर्मली अपने इस सब्जेक्ट को यूज़ करते हैं तो डेटा बाइंडिंग इसको अपडेट कर देती है ऑटोमेटिकली हमारे यूआई के ऊपर। तो आई एम प्रीटी मच श्योर कि आपको सारी चीज़ों की समझ आ चुकी होगी। स्टिल किसी चीज़ में क्वेश्चन हुआ, कंफ्यूजन हो, यू कैन आस्क मी एनी टाइम इन द कमेंट्स। और मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होगी इन द डेटा बाइंडिंग, और मे भी हमारे पास लास्ट वीडियो हो डेटा बाइंडिंग के ऊपर। उसके बाद डेटा बाइंडिंग कंप्लीट हो जाएगी और वो वीडियो होगी 2 वे डेटा बाइंडिंग। 1 वे डेटा बाइंडिंग ये होती है, आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ कि हम यहाँ से कोड से डेटा को बाइंड करवा रहे हैं यूआई के साथ, दैट्स इट। ये 1 वे डेटा बाइंडिंग है। 2 वे डेटा बाइंडिंग ये होगी कि अगर आप यूआई को अपडेट करते हैं, उस अपडेट की वजह से मॉडल अपडेट होगा और वो मॉडल ऑटोमेटिकली अगेन यूआई को अपडेट करेगा। तो अगर आप एक व्यू को अपडेट करेंगे तो एक्चुअली वो व्यू दूसरे किसी व्यू को अपडेट करेगा। तो ये में भी सुनने में कंफ्यूजिंग लग रहा हो, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में बहुत डिटेल में देखेंगे, समझेंगे, इंशाल्लाह आपको क्लियर हो जाएंगे सारे कंसेप्ट। तो मेक श्योर कर लें कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि लेटेस्ट पार्ट्स को आप मिस ना कर सकें। वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा। मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।